टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति। स्थलाकृति यानी पृथ्वी के ऊपर जो बनी हुई आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? स्थलाकृति। ये किसके किसके द्वारा बनती है? नदियों द्वारा बनता है, नदियों द्वारा बनता है, रिवर्स द्वारा, नदियों द्वारा, ठीक है। और किसके द्वारा? तो हाँ हाँ, एयर के कारण भी बनता है, ठीक है। भूकंप के कारण भी बन जाता है स्थलाकृति, नई नई स्थलाकृति बन जाती है। स्थलाकृति किसको कहते हैं? जैसे हमारा मुंह देख लो, मुंह का ऊपर कोई उठा हुआ है, कोई नीचे धक्का हुआ है, झील बन गया है। कोनो आंखों झील होती है ना आंख, आइए ढूका उठा हुआ है, पश्चिमी घाट, सवाना घास का मैदान, ठीक है, अमेजोन का जंगल, है कि नहीं सारे? तो उसी को कहते हैं स्थलाकृति। तो हम भी लोग की यहाँ पे नदियाँ जो हैं, नदियाँ कुछ ना कुछ, एयर भी कुछ ना कुछ, और भूकंप कुछ ना कुछ क्या बना देती है? स्थलाकृति बना देती है। स्थलाकृतियाँ पृथ्वी के ऊपर बनती है, पृथ्वी के नीचे नहीं, बशर्ते पृथ्वी के नीचे एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया था। तो वो पृथ्वी के नीचे, और जब पृथ्वी पे पूरा डीपली नीचे जाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो अभी किसके ऊपर पढ़ रहे? पृथ्वी के ऊपर की स्थलाकृति जितनी भी, ठीक है। तो ये स्थलाकृतियाँ जो होती है, इसको नदियों द्वारा भी बनाया जाता है, एयर द्वारा भी बनता है, और भूकंप द्वारा भी होता है। बहुत सारे जगहों पर भूकंप कहीं पर आया, टूट के नीचे चल जाता है और उसके ऊपर पानी भर जाता है, झील बन जाता है वो, ठीक है। नदियों द्वारा भी होता है। तो इसमें हम लोग मिट्टी की भी पढ़ाई करते हैं। किसकी? मिट्टी की। मिट्टी का पढ़ाई पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का पढ़ाई पेडोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का पढ़ाई बताए थे क्या? हाँ, चंद्रमा का, अच्छा देखो पहले ये लो, देखो मिट्टी का पढ़ाई क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। इसमें इसमें उच्छ्वास होता है। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है रिलीफ। इसमें क्या होते हैं? रिलीफ होते हैं। उच्छ्वास का मतलब होता है जैसे किसके किसके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो। इसको 3 श्रेणी में रखा गया है। किसके किसके चीजों के बारे में स्थलाकृति में पढ़ाइयाँ होती है, तो इसको 3 चीजों में रखा गया। आ रहे हैं हम इसको 3 चीजों में रखा गया है। क्या है? पहला चीज देखो, प्रथम ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप देखो, प्रथम ग्रुप में जो होता है यानी फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है महासागर और महाद्वीपों को। महासागर और कौन सा? महाद्वीप। महासागर और महाद्वीप मिलते हैं, महासागर एवं महाद्वीप। सेकेंड ग्रुप में मिलता है नदी, पहाड़, झरना, झील, तरह तरह की आकृतियां मिलती हैं। इसको किस में रखा गया है? सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। सेकेंड ग्रुप जैसे नहीं बोला जाता है कि महासागर महाद्वीप, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि कुछ किस रिलीफ में, किस रिलीफ में, रिलीफ का मतलब उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब जैसे प्रथम श्रेणी का उच्छ्वास। जैसे नहीं होता है तुम्हारा वंदे भारत एक्सप्रेस अभी सबसे बेस्ट चल रहा है कि नहीं? तो वो प्रथम श्रेणी का ट्रेन है, फिर सेकेंड श्रेणी का, फिर उससे कम जोर का, उससे फिर कम जोर का, ठीक है। तो वैसे ही ये भी है, प्रथम श्रेणी का महासागर और महाद्वीपों के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि ओशन के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें ओशन और कॉन्टिनेंट्स, इसमें नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, झरना, झील, जो ये सबसे टूट टूट के छोटे छोटे हुए हैं। और इसके अंदर का टूटा हुआ भाग, टूटना फूटना, टूटना और फूटना, टूटना फूटना किस में पढ़ते हैं, किस में रखते हैं? सेकेंड थर्ड ग्रुप में रखते हैं हम लोग। टूटना फूटना जैसे कहीं पर झील बन गया है और वो छोटा सा बना है, बेसी बड़ा झील नहीं बना है, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? थर्ड ग्रुप में रखते हैं। समझा? मतलब सबसे लोअर कैटेगरी का, जो इसी से टूट फूट के निकला होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तालाब वगैरह भी इसी में थर्ड में आता है, ठीक है। पहाड़, झरना, झील, पठार भी आता है इसके अंदर, पठार, प्लेटूज वगैरह, ठीक है। प्लेटूज आते हैं, झील आता है, लेक आता है, झरना वाटरफॉल आता है, पहाड़ माउंटेन आता है, और नदी रिवर आता है, ठीक है। पहाड़, पठार, प्लेटूज। प्लेटूज नहीं समझते हो? जैसे मान लो कहीं कहीं पे पहाड़ है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, और बगल में नदियां भी बह रही है, तो उसी का जो ऊंचा वाला हिस्सा होता है, नदी के ऊपर उठे हुए वाले जो हिस्से होते हैं, वो तो नदी के ऊपर द्वीप बन जाते हैं। लेकिन जो पर्वत वर्वत जैसे जहां से निकल के आते हैं ना, और बहुत सारे चट्टाने रहती हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने, तो उसी को प्लेटू कहता है, ठीक है। ये पहाड़ों से थोड़ा सा नीचे होते हैं, पहाड़ों से थोड़ा नीचे, और तुम्हारा मैदान से थोड़ा ऊपर, ठीक है। पहाड़ों से नीचे, मैदान से ऊपर, उसको पठार कहते हैं। समझ में आ गया?
टूटना फूटना किस कैटेगरी में रखेंगे? थर्ड कैटेगरी। सेकंड में नदी, पहाड़, झरना, झील, पठार, जितने भी छोटी छोटी चीजें आएंगी। उसके बाद प्रथम श्रेणी में महासागर और महाद्वीप। इसका तो पता चलिए जाएगा, महासागर महाद्वीप, इसमें नदियों का, और नदियों से टूटे फूटे जितने स्थलाकृति बनेंगे उसको थर्ड कैटेगरी में रखेंगे, थर्ड रिलीफ में रखेंगे। समझ में आया? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी और चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी। समझ में आया? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरेनोलॉजी कहता है। ठीक है, तो प्रथम ग्रुप यानी कि प्रथम महाद्वीप और महासागर, दूसरे वाले में नदी, पहाड़, झील, पठार, ये सब सारी जितने होंगे वो दूसरे ग्रुप में आएंगे। तीसरे ग्रुप में टूटना फूटना, जो नदियों से टूटे हुए सामान है वो थर्ड ग्रुप में आएंगे, थर्ड रिलीफ में, उच्छ्वास। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो स्थलाकृति, इस स्थलाकृति में मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन नदियों द्वारा बहुत ज्यादा स्थलाकृति होती है। ठीक है, तो इसमें वेदरिंग होता है। क्या होता है? अपक्षय। अपक्षय, तीन चीजें होती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। निक्षेपण, अपक्षय, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन, डिपोजिशन, इरोजन एंड वेदरिंग, याद रहेगा? तो अपक्षय ये किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा भी होता है, नदियों द्वारा भी होता है, ये एयर द्वारा भी होता है, ठीक है, और भूकंप द्वारा भी होता है। अपक्षय किसको कहते हैं? किसी जगह पर अपने आप का ही टूट जाना, किसी चट्टानों का या किसी पहाड़ का अपने जगह पे ही टूट जाना, टूट के बिखर जाना, इसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज की क्रिया होती है? टूटने की क्रिया होती है। ये दो बार में टूटता है, मतलब कि दो चीजें होती है, एक फिजिकल होता है और एक क्या होता है? केमिकल होता है। फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक, और एक क्या होता है? रासायनिक। रासायनिक, ठीक है, यांत्रिक, उसमें आप लोग को साइंस में पढ़ना है। ठीक है, आप इसी दो को याद रखिए। अपक्षय दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होता है, केमिकल होता है। फिजिकल का मतलब तोड़ फोड़ करना, जैसे आप रोटी खाते हैं तो तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद कहाँ रखते हैं? मुंह में। आप मुंह में दोनों काच कुच के एकदम पूरा बढ़िया से एकदम उसको, उसके अंदर टाइलिन वगैरह पूरा लार्वा से मिला के, उसके बाद पेट में, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा काम करता है? केमिकल। पेट के अंदर केमिकल, मुंह में, मुंह के अंदर, दोनों क्रियाएं, तोड़ना भी और उसके अंदर लार्वा यानी केमिकल की क्रिया भी होती है। समझ में आया? तो और किसी चीज को हाथे से तोड़ दिए तो कौन सी क्रिया होगी? भौतिक। तो किसी चीज को तोड़े हाथ से, मार मुर के, वो क्या होगा? भौतिक। और जो किसी के अंदर एसिड ओसिड डाल दिए और वो किसके कारण टूट गया, जैसे बिस्कुट का गल जाना पानी में, कौन सी क्रिया होगी? केमिकल, रासायनिक क्रिया होगी। ठीक है, दूध के अंदर चीनी का मिश्रण घुल हो जाना, रासायनिक। ठीक है, अब पेट के अंदर चल जाना, रासायनिक। क्या इसे मार मार के पचाते हैं? पच जा, ऐसे तो नहीं होता है। तो वो कौन सी होती है? जैसे अगर हम लोग तोड़ फोड़ दिए, जैसे मान लो कोई ईटा लेके आए, ईटा को तोड़ दिए, धर के तोड़ दिए, तो कौन सी क्रिया होगी? भौतिक। ठीक है, और उसके अंदर एसिड ओसिड डाल के उसको गला दिए तो रासायनिक। ठीक है, तो अपक्षय दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। अपक्षय में टूटने की क्रिया होती है, अपर्दन में घिसावट की क्रिया होती है। घिसावट, अपर्दन में क्या होगा? घिसावट होगा। जैसे ईटा को लेके आए, दो ईटा को तोड़ दिए, तो कौन सी? अपक्षय। और उसको धर के ऐसे रगड़ दिए, रगड़ दिए, तो कौन सा? घिसावट। घिसावट मतलब घिस घिस के जाना। तो नदियां कुछ कुछ जगहों को काट काट के लेके जाती है, घिसा घिसा के लेके जाती है, तो उस समय क्या होती है? घिसावट की क्रिया होती है। कोई दिक्कत है? निक्षेपण में जमाव का क्रिया होता है। जमाव, डिपोजिट करना, डिपोजिट करते हैं ना पैसा, डिपोजिट करना, उसकी क्या क्रिया होता है? जमाव का। घिसावट का क्रिया रगड़ना, रगड़ के किसी चीज को जमाव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? घिसावट होगी। जैसे मान लो ईटा ले लिए, ईटा ले लिए, ईटा को दो भागों में तोड़ दिए, तो क्या कहलाएगा? अपक्षय। ईटा को दो दो ईटा को ऐसे ऐसे रगड़े तो उसके अंदर घिसाव हो रहा है, तो क्या होगा? अपर्दन। और उसका जो कूड़ा नीचे गिरेगा, जो उसका जो गुणा गिरेगा, गुण 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 सब गिरेगा, चूर्ण चूर्ण, तो वो क्या होगा? एक जगह जमेगा ना, वो जमने के क्या कहते हैं? निक्षेपण। समझ में आया? जैसे मान लो मुंह धोते धोते, वही मुंह धोते हैं एकदम अच्छा से, तो क्या कर रहे हैं? घिसावट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना पूरा मुंह में, और उसके बाद लिया कर थूक दिए जोर से, जमाव कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? निक्षेपण।
समझ में आया? तो जब नदियां होती है, अभी हम किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? नदी द्वारा स्थलाकृति, बनी हुई स्थलाकृति बनती है इससे। तो नदियों द्वारा बनती है, हिम रेखाओं द्वारा भी बनती है, हिम के द्वारा भी बनता है, जैसे उसके बाद एयर द्वारा भी बनाया जाता है, ठीक है, वो सबके अलग अलग है। समुद्र द्वारा भी स्थलाकृति बन जाती है, समुद्र के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उसको हम लोग सिल्ट कहते हैं, सिल्ट कहते हैं, एक जगह जो जमा होता है ना उसको सिल्ट कहते हैं। तो देखो, जब समुद्र में जमा होगा तब, और नदी में जब कचरा वचड़ा जमा हो जाता है तो उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद फिर यही एस्चुरी भी बना देता है, सब चीज यही लोग करता है। ये लोग अपना ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर झील भी बनाता है, गोखुर झील बना दिया। फिर और भी बहुत सारे आगे में पढ़ना है, ठीक है। तो अपक्षय की क्रिया समझ में आई? जहां पे चट्टाने अपने आप ही गिर कर टूट जाएंगी उसको क्या कहेंगे? अपक्षय। कहीं पर चट्टाने अपने आप ही घसावट करेंगी तो कौन सा? अपर्दन। और निक्षेपण की क्रिया जहां पे जमाव होगा। तो जमाव कहां पर होता है? जमाव कहां होता है? जहां पर नदियां एकदम अपने आप को वृद्धावस्था में पाती है, मतलब जहां पे काटने उठने की अब क्षमता नहीं, ठीक है, जहां पे काटने की क्षमता नहीं मिलेगी वहां पर नदियां क्या करेंगी? जमाव का कार्य करेंगी। समझ में आया कि नहीं? तो नदियों के 3 अवस्थाएं होती हैं, ये वाला समझ में आया? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। निक्षेपण जमाव करेगा, अपर्दन घिसावट करेगा, और अपक्षय क्या करेगा? टूटने फूटने का काम करेगा। एनडीए यूपीएससी के 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, अपक्षय से क्या समझते हो? अपक्षय से क्या समझते हो? तो टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है, वेदरिंग कहलाती है। इतना लिख दो, 5 नंबर पाके लेके चल जाओ, 5 नंबर। हाँ, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखा रहता है, पहले एमसीक्यू उसके बाद मेंस में। तो ऐसे ही तुमको देखना ना कभी ऐसा होगा ना एग्जाम में, जब आप कहीं मेंस देने बैठोगे तो उसमें तुमको सबसे आसान लगेगा, क्योंकि वो आपका एकेडमिक जैसा होता है। थोड़ा सा 10 ठो क्वेश्चन तो ऐसा मिल जाएगा जिसको आप बोलते हो कि बाप रे हंस खेल के बना देंगे, लेकिन 10 ठो क्वेश्चन 7 जन्मों में नहीं बनेगा। फिर एक और 10 को क्वेश्चन देगा, उस 10 को क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा, बन जाएगा लेकिन पढ़े लिखा बहुत डीपली होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जहां पे आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते, क्वेश्चन आंसर लिख सकते। हम लोग खुद ही यूपीपीसीएस में आया था मेंस में लिखने के लिए, अपर्दन के बारे में आया था, निक्षेपण के बारे में आया था। अपर्दन और निक्षेपण में क्या अंतर है, तो 2 गो अंतर लिख दिए थे एकदम सजा के, अपर्दन और निक्षेपण इसके बारे में आया हुआ था। नदी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में आप कहां से भी पूछिए, सब लिख के रख देंगे, समझ में आया? तो ये क्या हो गया कि अपर्दन समझ में आया ना, जहां पे घिसावट होगा तो अपर्दन। निक्षेपण जहां पे जमाव होगा, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। फिजिकल वेदरिंग होता है और केमिकल वेदरिंग होता है। बाकी ये सब के भी क्या होते हैं? फिजिकल केमिकल होते रहते हैं। इसके अंदर तो केमिकल नहीं होगा, क्या होगा? खाली भौतिक होगा। तो ये सब का घिसावट, यही वाला केवल फिजिकल एंड केमिकल होता है, ठीक है। 2 गो ईटा को तोड़ दिए तो अपक्षय, रगड़ दिए तो अपर्दन, और उससे जो गुना नीचे गिरेगा वो क्या हो जाएगा? जमा, निक्षेपण। कोई दिक्कत है? तो जो नदियां होती हैं, नदियां, ये नदियों की अवस्थाएं होती हैं, मतलब इनके फेजेस होते हैं। जैसे मून का फेजेस कल देखे थे, वैसे ही इनकी अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं होती है, एक होता है युवा अवस्था, एक होता है पौढ़ावस्था, और एक होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। युवा को कहते हैं यंग, मेच्योर हो जाती है नदियां यहाँ पर, मेच्योर, और इसको ओल्ड। 3 अवस्था याद रहेगा? 3 अवस्था याद रहेगा? पहले बताओ, नदियों की 3 अवस्था, युवा अवस्था, पौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवा अवस्था में अपक्षय का कार्य करती है, जो सब इसके सामने आएगा सबको तोड़ फोड़ के निकल जाएगा, इतना मचाएगा तोड़ फोड़। जैसे आप भी लोग कभी एकदम जवान है, कौन का बोल ले, अरे मार तुम अभी खींच के, समझ में आया कि नहीं? हमको कैसे बोल दिया तुम? मारपीट देख दाख के करना चाहिए, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, हर जगह तुम अपना नदी में वृद्धावस्था बन के रहो आराम से, ठीक है। तो नदियां जब युवा अवस्था में होती है तो खूब तोड़ फोड़ करती है। कहाँ के तोड़ फोड़ करती है? जहां पर पहाड़ रहता है, और पहाड़ पे ये लोग कैसे बहती हैं? ढाल के अनुरूप। कोई भी नदी अपने कैसे बहता है? ढाल के अनुरूप, मतलब जहां से ढाल होगा, ढाल मतलब नीचे की ओर जहां से आएगा, उसी को क्या कहेंगे? उसकी नदियां की युवा अवस्था होगी। तो पहाड़ों के ऊपर ये खूब जोर से हलचल मचाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। एकदम कल 2013 में कैसे आया था? 2013 में आया था ना, कहाँ पर? उत्तराखंड में आया था ना 2013 में, उसके ऊपर फिल्म भी बनाएगा।
क्या नाम है फिल्मों का, सुशांत सिंह राजपूत का है, केदारनाथ। तो केदारनाथ के अंदर वो भी यही वाला बना था, जो ढाल के अनुरूप क्या हो रही थी, नदियां बह रही थी और इतना जोर से काटी, लेकिन बाबा को कुछ नहीं हुआ, बाकी अगल बगल के घर उड़ा के लेके चला गया। मंदिर वैसे का वैसे ही रहा। कहा जाता है कि वो पीछे में वो ये आ गया था, पत्थर चट्टान, भीम भीम चट्टान, गेट के पास, गेट के पीछे, हाँ वो भीम चट्टान है, वही रोक दिया। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त है। तो ढाल के अनुरूप कौन बहता है, नदियां ढाल के अनुरूप बहती है। नदियों की 3 अवस्थाएं, युवा अवस्था, युवा अवस्था में तोड़ फोड़ अपचय की क्रिया बहुत ही ज्यादा होती है, और घिसावट भी होगा कि नहीं, मतलब अपर्दन की भी क्रिया होगी। मान लो कोई चट्टान है, एक चट्टान दूसरे चट्टान पे टकराएगा तो टूटेगा तो, लेकिन कोई कोई चट्टान आपस में घिसड़ेगा भी तो, घिसावट भी। तो युवा अवस्था में कौन कौन सी क्रिया हो जाती है, अपक्षय और अपर्दन दोनों की ही क्रिया होती है, अपर्दन। समझ में आया। पौधा अवस्था में ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। देखो युवा अवस्था में, युवा अवस्था में ये लोग पहाड़ों के ऊपर होते हैं, और पहाड़ों के ऊपर से कहीं ढलान रहता है, कहीं ऊंचा रहता है। जहां ऊंचा नहीं रहता, जहां ऊंचा रहता है वहां पे तो जा नहीं पाएगी नदी, तो वो अपना रास्ता बना के काट के लेके चली जाती है। तो जो कोमल चट्टाने होती हैं उसको काट के लेके चला गया, लेकिन जो हार्ड चट्टाने हैं, जो हार्ड रॉक्स हैं, उसको तो काट नहीं पाएगा, तो उसको उधर ही छोड़ देता है, बाप रे बाप उनको नहीं काट पाएंगे। कोमल चट्टान को ऐसे ही काट के लेके चले जाएंगे, तो काट के लेके ऐसे घुमा के दूसरे जगह रास्ता बना लेता है। तो उसी समय पहाड़ ऐसे दिखाई देता है। सीनरी बनाए कि नहीं सीनरी, ऐसे सीनरी बनाए हैं कभी पहाड़ों पे, यहाँ पे सूरज को लगा देते हैं, यहाँ से नदी बहा देते हैं। जानते किस आकार की घाटी हो जाती है, भी आकार की घाटी, भी सेव वैली। समझ में आया कि नहीं। तो ये वाला भी आगे ही पढ़ना है आप लोग को, यही नदियां इसको काटती है, समझ आया कि नहीं, नदियां काटती है। तो युवा अवस्था में खूब हुड़दुम मचाएंगी, युवा अवस्था में सब कोई मारेगा पीटेगा एकदम बढ़िया से, लेकिन पौधा अवस्था में जब शादी उदी हो जाएगा तो, हाँ मैदानी क्षेत्रों में आप आ जाएंगे। जब शादी उदी हो जाता है तो कैसे रहने दो, झगड़ा 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 वगड़ा नहीं करना चाहिए ना, बेटा उटा को बताता है कि नहीं। तो वही होता है, पौधा अवस्था में सारी नदियां एकदम थोड़ी थोड़ी सी फैल जाती हैं चौड़ी, और इस समय तो एकदम यंग रहती हैं, तो छोटी छोटी जगहों से निकलती हैं। और यहाँ पौधा अवस्था में ये लोग आते हुए काटता नहीं है, अपक्षय नहीं करता है, अब खाली रगड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, रगड़ने का। रगड़ने का काम मतलब इसके अंदर थोड़ा कोई जैसे कोमल चट्टाने होती है उसको तो तोड़ ही देता है, लेकिन जो कोमल चट्टाने नहीं है और जो भारी चट्टाने हैं और कठोर चट्टाने हैं उसको तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जो कोमल चट्टानों से टूटे हुए भाग है वो जाके बार बार उसी हार्ड चट्टानों पे जाके मारती है, जिसके कारण उसके अंदर घिसाव होता है। समझा, घिसावट की क्रिया होती है। तो घिसावट की क्रिया क्या कहलाती है, पौधा कहलाती है। यानी पौधा अवस्था में वो क्या करती है, केवल घिसावट करती है। समझ में आया, घिसावट करती है। और थोड़े जो मीडियम टाइप के जो चट्टाने हैं जो कि कम कठोर हैं उसको भी तोड़ देती है। तो पौधा अवस्था में ये लोग क्या करता है, घिसावट का कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं। और वृद्धावस्था में ये कौन सी काउंट करती है, केवल निक्षेपण का काम करती है। अब इसके पास कोई भी पावर नहीं होता, सब पावर खत्म कर देता है। जितना पैसा जमाया हुआ था, जितना बैंक में जितना खर्चा किया, किसमें किया, युवा अवस्था में। पौधावस्था में शादी उदी करके अब बोल रहा है कि नहीं अब जमाव करने का जरूरत है, ताकि हमको अब बुढ़ापा में क्या हो, पेंशन मिले। तो अब वृद्धावस्था में नदियां क्या करती है, केवल जमाव का काम करती है। मट्टी जहां तहां से कौन कौन मिश्रा जी के खेत से, इधर उधर तिवारी जी के खेत से लेके आया, अपने साथ अल्लाह के मुहाना पे पटक दिया। ठीक है, समझ में आया। तो नदियां जहां से निकलती हैं, नदियां जहां से निकलती हैं उसको कहते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन, युवा अवस्था में ही होती है। जहां से निकलती है युवा अवस्था, जहां पे गिर जाती है मतलब कि जहां पे मिल जाती है समुद्र से, समुद्र से मिलना, समुद्र से मिलना यानी जहां गिर जाती है, मुहाना, माउथ, माउथ बोला जाता है। ठीक है, जहां पे गिर जाएगी मुहाना। ठीक है, अब इसी बीच में इसके पूरे क्या लगे रहते हैं, तो सहायक नदियां, नदियां ट्रिब्यूटरी होती हैं, बस इसी के बीच में उद्गम से लेकर मुहाना तक, उद्गम से लेकर मुहाना तक इसी के अंदर तुमको शाखा नदी मिलेगा, सहायक नदी मिलेगा, कौन कौन से कुंड मिलेंगे, अवनमन कुंड मिलेंगे, झरना मिलेगा, प्रपात जल प्रपात मिलेगा।
ये सब सारी चीजें इसमें मिलेगी, केवल उद्गम से लेकर मुहाना तक। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो अब उद्गम से निकला तो युवावस्था, इसके बीच में जितने कंडीशन होंगे, पौढ़ावस्था, पौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। युवावस्था में अपक्षय अपर्दन का काम करेगा, पौढ़ावस्था में घिसावट का काम करेगा यानी घिस कर, और वृद्धावस्था में निक्षेपण का काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? खींचा। अरे जैसे मान लो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर तुम लोग को टूटने, घिसावट और जमाव का, तो देखो गांव पे आदमी लोग क्या करता है, या फिर इधर भी एगो सिलवट लोढ़ा रहता है ना, सिलवट लोढ़ा देखते हैं, ऐसे ऐसे पूरा लोढ़ा, लोढ़ा से परछावन भी होता है, लोढ़ा रहता है ना, तो इसके अंदर टमाटर, लहसुन, मिर्चा ये सब डालता है। औरत लोग क्या करती है, उसको कूचती है, कूचती है तो क्या करती है, अपक्षय के कारण। उसके बाद उसको घिसावट होता है, घिसावट होता है तो कौन सा काम, अपर्दन, ठीक है। और उसके बाद जब घिसाव होके जम जाता है, सामने की तरफ जम जाता है, नहीं जमता है तो उसके ऊपर देखना लोढ़ों के ऊपर लगा रहता है, उसके ऊपर ऐसे पानी डाल के काच कुच के बर्तन में लाके इसे काच देती है कि नहीं, चटनी वटनी करके जमाव कर देती, ठीक है। समझ में आया? लड़का वालों तो अजबे पिसता है। हम एक दिन चटनी पीस रहे थे, उसमें पानी डाल के ये करना था, हटाना था, एक लोटा पानी डाल दिए, देखो बेटा पूरा छीछा लेदर हो गया, पूरा पानी। समझ में आया? तो ये लोग भी काम करती हैं, तो आज के बाद मम्मी को देखना तो बता देना, आप अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों काम कर रही है। मम्मी बोली कि पगला गई, अब नहीं होगा, अब पढ़ाई मत करो, तुम ज्यादा पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं? तो नदियां हमेशा कहाँ बहती हैं, ढाल के अनुरूप, निकलती हैं जहां से उसको उद्गम, जहां पे गिर जाती है उसको मुहाना। नदियों की तीन अवस्था, युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यंग एज, मैच्योर एंड ओल्ड। याद रहेगा? डिपोजिशन का काम कब होगा, वृद्धावस्था में। अपर्दन का काम कब होगा, पौढ़ावस्था में। और दोनों में होगा। युवावस्था की काम, युवावस्था में दोनों, अपक्षय का काम और अपर्दन का काम दोनों ही होता है। समझ आया? स्थलाकृति समझ में आ रही है? अब नदियां जो होती हैं, अब जो नदियां होती हैं, नदियां अपने ढाल के अनुरूप बहती है। जहां जहां पे ढाल होगा बहुत ज्यादा, वहां वहां पर नदी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो नदियां अपने ढाल के अनुरूप बहती चली जाती है भाई। रासायनिक अपक्षय और अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, रासायनिक और केमिकल एंड फिजिकल, ठीक है। भौतिक अपक्षय एवं रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय का मतलब जिसमें केमिकल ना पड़ता हो, केमिकल अपक्षय का मतलब जिसमें एसिड के कारण टूट फूट की क्रिया होते जाती है, ठीक है। जब नदियां पहाड़ों पर होती हैं, जब नदियां पहाड़ों पर होती हैं तो इस समय ये खूब धूम मचाती है, और जहां कोमल चट्टानें होती हैं उसको तोड़ देती हैं, और जहां पे हार्ड चट्टानें होती है उसको छोड़ देती हैं। तो इस क्रिया को हम लोग रैपिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपिडो। रैपिडो देखे हैं? कभी कभी देखना कोई कोई अदमिया लोग, लड़का लोग, वो नाव लेके जाता है पहाड़ों के ऊपर और खूब राफ्टिंग करता है, राफ्टिंग कभी इधर मारता है कभी उधर। देखना 5-6 जन का ग्रुप रहता है और वो लोग अपना नाव लेके चलता है, हाँ, बोटिंग करने के लिए। अब पूरा माथा पे हेलमेट वेलमेट पहन रहता है, कि जहाँ कठोर चट्टान है उसको लड़ेगा तो चल गया ऊपर, उससे अच्छा क्या पहले रहे। उसको क्या कहते हैं, राफ्टिंग कहते हैं। कभी मार के देख लेना यूट्यूब पे, ये देखना कैसे कैसे। अरे क्रिस फिल्म में नहीं देखा है, वो जाता है नदी में निकालने के लिए, कभी दूसरा कुछ निकलता है, कभी दूसरा कुछ निकलता है, समझ में आया? तो वो क्रिस फिल्म कैसे राफ्टिंग करता है पूरा ऐसे ऐसे करके खींच के, तो उसी को क्या कहते हैं, रैपिडो कहते हैं। कोमल चट्टानों से कभी टकराता है, कभी कठोर चट्टानों से टकराता है। तो कोमल चट्टानों को तो तोड़ के निकल गया, तो वहां पे पानी जम जाता है नीचे की तरफ, और जहां पे कठोर चट्टान है वहां पे कठोर चट्टान ऊपर की तरफ उठ जाता है, और पानी जो नीचे रहता है, तो इसके कारण इसको क्या कहते हैं, रैपिडो कहते हैं। रैपिडो को हिंदी में कहते हैं छिप्रिका, छिप्रिका, समझ आया? छिप्रिका कहते हैं। इसके बाद नदियां नीचे की ओर आ जाती है, नदियां नीचे की ओर आ जाती है। नदियां जब यहां तक होती हैं, यहां तक, तो ये नदियों का ढाल बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पर नदी का ढाल बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे नदियां जब आ जाती हैं तो ये जल प्रपात बनाती हैं। हिंदी में जल प्रपात, हिंदी में जल प्रपात, उर्दू में झरना, उर्दू में क्या कहते हैं, झरना, इंग्लिश में वाटरफॉल, वाटरफॉल, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटरफॉल।
ये झरना बनाती है यहाँ पर पूरा झरना। तो बिहार में एक झरना है जोनहा, बिहार में एक झरना है जोनहा, ठीक है। अब भारत का सबसे ऊंचा झरना कर्नाटक में गिरिसप्पा, ठीक है, गिरिसप्पा सबसे ऊंचा झरना है। किसका? जलप्रपात, यहाँ पे सबसे ऊंचा झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद नदियां कहाँ बहती हैं? नदियां नीचे चल जाती। अब मान लो इतना ऊपर से गिर रहा है तो नीचे कुछ ना कुछ तो बनाएगा जरूर, नीचे कुछ ना कुछ तो बनाएगा। अब यहाँ पे नदियां पूरा यहाँ पर पानी जमाव कर देती है, ये पूरा पानी जमाव कर देती है। इसको कहते हैं अवनमन कुंड, अवनमन कुंड, ठीक है, अमन, अवनमन कुंड, कुंड, ठीक है। वाटर डिचेस कहते हैं, वाटर डिचेस, मतलब डिचेस का मतलब क्या? गड्ढा, गड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पे पानी जम जाता है और पूरा एकदम नीचे चला जाता है। इसके अंदर फिल्म उलिम सब बन रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा, अगर कोई तैराक है ना तभी इसके अंदर तैर सकता है, नहीं तो बहुत अंदर चल जाता है, डीपली चल जाता है बहुत। और यहाँ पे जलप्रपात पूरा, उसमें गनवा में देखो कौन है वो, कौन है वो, पूरा बाबा को लेके जाता है और जाके बैठा देता है। क्या रहता है? झरना रहता है, जलप्रपात, उसके ऊपर गिरते रहता है। देखो जलप्रपात कभी कभी बहुत ऊंचा रहता है, जैसे गिरिसप्पा के नीचे तुम बैठने जाओगे तुम्हारा माथा फोड़ के रख देगा, पानी, पानी का वेट इतना ज्यादा रहता है तुम्हारा माथा फोड़ के रख देगा उधर, कहीं कहीं जहां थोड़ा सा इसे हिलाया गला पे, मतलब कि गला पे इतना जोर चोट लगेगा ना, तो उसके बाद फिर झरना के नीचे बैठने की कोशिश नहीं करोगे, है ना, है कि नहीं? तो उसके अंदर यहाँ पर क्या रहता है? ये अवनमन कुंड रहता है, ठीक है, अवनमन कुंड होता है। इसके बाद नदियां आगे की ओर बढ़ जाती है, इसके बाद नदियां आगे की ओर बढ़ जाती है और नदियां एस आकार की घाटी बनाती है, ठीक है। और जब पहाड़ों से निकलेंगी तो रैपिडो बनाएगा, रैपिडो, रैपिडो के बाद जलप्रपात, ठीक है। पहाड़ों से निकलते हुए भी ये नदियां क्या बनाती हैं? बहुत सारी चीजें बनाती हैं। इसको मिटा देते पहले, इसको अभी अभी तो ये छोटा सा बता दिए, अभी एस आकार की घाटी, ऑक्सबो लेक, और फिर बाद में बताएंगे। पहले वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी और गार्थ कैनियन बता देते हैं। ये ला समझ में आया ना? जब नदियां ऊपर रहेंगी तो खूब काट छाट करेगी, और इस काट छाट में नदियां कोमल चट्टानों को काट देती हैं, लेकिन कठोर चट्टानों को काट नहीं पाती हैं, जिसके कारण रैपिडो का निर्माण होता है। समझ में आया? रैपिडो का निर्माण यानी कि छिप्रिका का निर्माण। इसके बाद नदियां जब आगे बढ़ती है तो झरना का निर्माण करती है। भारत का सबसे ऊंचा झरना गिरिसप्पा कर्नाटक में है, कोई दिक्कत है? और बिहार में जोनहा, बिहार में जोनहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, उसका लिस्ट है एक तो दे देंगे, ठीक है। अब देखो, आप लोग पहाड़ तो बनाते ही होंगे भाई, नदियां बहुत पुरानी है, नदियां आज की थोड़ी है, नदियां कुछ ना कुछ तो काटते हुए तो चलती है, ठीक है। नदी जब पहाड़ पे होता है, देखो यहाँ नदी पहाड़ पे है कि नहीं? पहाड़ों से ही सबसे ज्यादा नदियां निकलती है। जैसे गंगा के ले लो ना, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गौमुख से, ग्लेशियर कौन रहता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में है। तो वहां से निकलते हुए फिर कहाँ आती है? वहां से जब निकली तो क्या कहलाएगी? उसकी कौन सी अवस्था होगी? युवा अवस्था, यौंग अवस्था, युवा अवस्था होगी। जब मैदानी भागों में आ जाएगा तो, मैदानी भाग कहाँ पे आ जाएगा बताओ तो? हरिद्वार के आगे, यानी कि लगभग जहां पे अलकनंदा और किसका, अलकनंदा और भागीरथी का मेल जहां पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का मेल होता है। अब इसके बाद आगे जो बढ़ता है उसका नया नाम हो जाता है, वहां से मैदानी भागों में आ जाता है। तो यूपी, बिहार और बंगाल, यहाँ तक ये मैदानी भागों में बहती है और बहुत चौड़ी हो जाती है। चौड़ा के समय इनकी कौन सी अवस्था होती है? पौड़ा अवस्था, ज्यादा काट छाट नहीं कर पाती है, आराम से जाती है। अब वृद्धावस्था में तो कोई काट छाट नहीं होता, केवल जमाव का कार्य होता है, जैसे सुंदरवन में डेल्टा, समझ में आया? और एस्चुरी वगैरह बनाती है। तो सुनो, जब ऊपर में था तो रैपिडो बना, लेकिन नदियां जब यहां से निकलती है ना तो खूब जोर जोर से काट के निकलती है, इसको काट के निकलती हैं, जिसके कारण ये वी शेप वैली बन जाता है, यानी कि अंग्रेजी अक्षर के वी आकार की घाटी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी। तो नदियों के द्वारा एक स्थलाकृति पता चला, वी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी बनाता है, जबकि ये यहाँ से टूट के निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से गिरते हुए निकलते हैं, ठीक है। यही थोड़ा सा और गड्ढा हो गया, ठीक है, यही वाला आकार थोड़ा देखो, ये भी वी आकार की था ना, ये और काटेगा तो ऐसे डीच एकदम एकदम नीचे की ओर जाएगा कि नहीं? नीचे की ओर जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं गार्ज। क्या कहते हैं? गार्ज,
गार्ज कहते हैं, गार्ज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गार्ज। और थोड़ा नीचे एकदम और डीपली चला गया तो बन जाता है आई आकार की घाटी। ठीक है, नहीं समझे, देखो ये है भी आकार की घाटी और ये है गार्ज, और इसको ऐसे फाका कर देगा तो बड़ा हो जाएगा तो आई आकार की घाटी। इसी आई आकार को कैनियन कहते हैं, इसी आई आकार को क्या कहते हैं, कैनियन। समझ में आया? तो ये कौन सा है, भी आई गार्ज, मतलब किसी को गार्ज, मतलब ये भी गार्ज कैनियन या आई आकार की घाटी। समझ में आया कि नहीं, भी गार्ज कैनियन या आई आकार की घाटी, इसी को आई आकार की घाटी कहते हैं। तो कैसे याद रखो, आई आकार ज्यादा नहीं पूछता है, कैनियन पूछता है। ठीक है, भी आकार की घाटी, गार्ज कैनियन, भी गार्ज कैनियन, ये वाला सट्टा होना चाहिए इसे। ठीक है, तो भी आकार की घाटी, गार्ज और गड्ढा हुआ तो कैनियन। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में एक नदी है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो, कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी क्या बनाता है, कैनियन बनाता है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। और आज भी कोलोराडो नदी उसको काटते काटते चली जा रही है। समझ आया? तो कोलोराडो नदी कहां पर है, अमेरिका में, अमेरिका में कोलोराडो नदी, ये ग्रैंड कैनियन बनाता है ये नदी। इतना काटा है ना पहाड़ को, कितने सारे वर्षों से, मतलब बहुत सारे वर्षों से काटते हुए चले जा रहा है। ठीक है, अगर बोलो पहाड़ों के ऊपर रहा तो, पहाड़ों के ऊपर कोई नदी रहता, रैपिडो, पहाड़ों से निकला तो जलप्रपात निकलेगा, लेकिन इस पहाड़ों से बीच में से निकला तो भी आकार की घाटी। उसके बाद और थोड़ा सा गहरा किया तो गार्ज, और गहरा किया तो कैनियन, यानी कि आई आकार की घाटी। इसी को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैनियन है, सबसे बड़ा कैनियन आई आकार की घाटी कैनियन। ठीक है, उसी को कैनियन कहते हैं। सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, नदियां जब आगे बढ़ जाती हैं तो जब निकलती हैं तो कहां से निकलती है, उसको कौन सा स्थान कहते हैं, उद्गम स्थल, और जहां गिर जाती है तो मुहाना। ठीक है, माउथ कहते हैं। तो नदियां जब निकली, भाई ये लोग तो बहुत ज्यादा जलप्रपात यहाँ पे पूरा मचा रही हैं, बना रही हैं, स्पीड बहुत ज्यादा है। जलप्रपात में जलप्रपात गिराया, और इसको क्या कहते हैं, अवनमन कुंड। यहाँ पे पानी पूरा जम जाता है, यहाँ से पानी कहाँ निकलता है, आगे की ओर, और कहाँ जाके गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी में ही सबसे ज्यादा नदियां गिरती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी को अभी बता रहे, जब ऊपर निकला तो रैपिडो, गिरा झरना, और आगे की ओर बढ़ जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, एस आकार की घाटी। ये क्या बनाती है, एस आकार की घाटी। नदियां देखना यहाँ से सोडापुली के टाइप से ऐसे जाके ऐसे घुर गया है, इधर पे यहाँ पे कर्व हो गया है। तो नदियां कभी भी सीधे तो बहेगी नहीं, कहीं ना कहीं कोमल चट्टानों को काटी है और कठोर चट्टानों को छोड़ दी है। अब मान लो यहाँ से नदी जब निकला है तो यहाँ की चट्टानों को काटा है और यहाँ चट्टानों को छोड़ दिया है, थोड़ा है ना, फिर इधर के चट्टानों को काटा होगा, ऐसे ही नहीं बहती होगी। देखो इधर नरम मिट्टी मिला, काट दिया, इधर नरम मिट्टी मिला, इधर से घुस के इधर आई होगी, इधर नरम मिट्टी मिला कर दिया, फिर इधर गया, काट दिया। तो ये लगभग किसके तरह दिखती है, ये एस आकार की घाटी की तरह। तो सबसे ज्यादा घुरी हुई कोई नदी है तो अमेज़न की नदी है, विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में। ठीक है, अमेज़न की नदी सबसे ज्यादा घुरी हुई है, ऐसे ऐसे घुर के गई है। तो क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में एस आकार की घाटी कौन सी नदी बनाती है, विश्व में एस आकार की घाटी सबसे ज्यादा कौन सी नदी बनाती है, अमेज़न की नदी। ठीक है, और यहाँ पे तो गंगा है ही, भारत में गंगा बहुत ज्यादा कटी पिटी है, जहां तहां से इसका आते रहता है। तो देखो कोई नदी आके अगर इसमें मिल गई, कोई छोटी नदी अपना पानी मुख्य नदी में डाल दिया, ये मुख्य नदी है, पूरे भारत में 3 गो ही मुख्य नदी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ठीक है, पूरे भारत में। और नीचे दक्षिण भारत में गोदावरी, दक्षिण भारत में दूसरी गंगा कहते हैं उसको, गोदावरी को। समझ में आया? तो इसका नदी जो छोटा पानी किसमें लेके चला आया, कोई नदी है जो वो पानी अपना मुख्य नदी में लाके डाल दिया, तो ये उसकी सहायक नदी होती है। क्या हो गई, सहायक नदी। कोई पश्चिम से मिलता है तो कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से मिलता है तो कोई पूरब से। समझ आया?
हर जगह से नदी आके इसमें मिलते रहती है। तो गंगा की सहायक नदी सोन नदी है, कोसी, गंडक, घाघरा, ठीक है, ये सारी किसकी है? सहायक नदी है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब एक्चुअली अभी क्या बताए, ग्लेशियर, ग्लेशियर के जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाते हैं तो वहां से ग्लेशियर में पूरा बर्फ जमा रहता है और वहां से ही बर्फ का पानी ही बहते बहते नीचे की ओर आता है। वो बर्फ का पानी एकदम शीतल रहता है, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं रहता, उसमें कोई भी पानी गंदा नहीं होता। लेकिन ना जाने कितने खेतों को बर्बाद करके चली आई है, जिसके कारण उसके अंदर बैक्टीरियोफेज नामक एक कीटाणु पाया जाता है गंगा के अंदर, बैक्टीरियोफेज, जिसके कारण गंगा का पानी सड़ता नहीं है कभी। तुम 1 साल 2 साल तक रख दो उसे, सड़ेगा नहीं, क्योंकि ना जाने कितने पेड़ों से टकराई हुई है, कितना पेड़ों से टकराया। हाँ, इधर पे भी साइड में भी तो है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है। कितना खेत के नाइट्रोजन उठा के लेके आया, कितना खेत का यूरिया पोटास लेके आया, और कितना खेत को बढ़ाते हुआ है। जैसे कोसी नदी, बिहार के शोक, कितना खेत को उड़ा उड़ा के लेके चली जाती है, और सब पनिया किसमें लाके रख देती है? गंगा में। इसीलिए गंगा के अंदर यूरिया पोटास की मात्रा मिल जाती है, जिसके कारण उसके अंदर का जो बैक्टीरिया जो पानी को सड़ाने वाला था वो तो खत्म हो जाता है ऐसे ही। कभी नहीं, मतलब पॉल्यूटेड तो होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज होने के कारण वो बाद में उसका जो पॉल्यूटेड पानी है वो नीचे बैठ जाता है। हाँ, नीचे बैठ जाता है, वो बैक्टीरियोफेज ही बैठाता है उसको। समझ में आया? जैसे पानी के अंदर बहुत सारे गंदगी रहते हैं, लेकिन उस गंदगी को हम लोग साफ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, फिटकरी होता है जो, वो डाल दो, नाइट्रोजन बेस डाल दो, साफा हो जाएगा। गंगा के अंदर गंगा का पानी साफा थोड़ी, उसको पिएंगे तो खराब ही ना करेगा। आप पी लेंगे तो पेट दुखेगा ही जरूर, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी की भी मात्रा है। लेकिन अगर आप उसको रख दिए हैं, उसके बाद उसको ऊपर वाला पानी कुछ हिस्सा निकाल कर उसके बाद रखेंगे, ये ना जाने कई कई करोड़ों सालों से बह रही है गंगा नदी, और किसी ना किसी पेड़ से टकरा रही है। कोई मान लो नीम के पेड़ से टकरा गया तो उसके अंदर का कुछ ना कुछ हिस्सा लेके आएगी खींच के। तो नीम का पेड़ हमेशा क्या रहता है? शुद्धि निवारक है, मतलब रोग निवारक है, जिसके कारण वो बन जाता है, उसके अंदर पानी रह जाता है। और आप अगर नीम के पत्ते को पानी में डाल दो तो नीम पूरा पत्ता, ये पानी जो होता है वो पूरा साफा हो जाता है, आराम से साफा हो जाएगा। तो उसी कारण इसके अंदर भी बहुत सारी पत्तियों का मिश्रण आ जाता है, कोई पत्ती गिरता है कहीं पर, नाइट्रोजन पोटास वगैरह सब लेके चला आता है, जिसके कारण इसके अंदर बैक्टीरियोफेज नामक एक कीटाणु आ जाता है, इसके कारण पानी कभी सड़ता नहीं है। आया? तो ऐस आकार की घाटी पूरी दुनिया में कौन बनाता है? अमेजोन की नदी। ठीक है, ग्रैंड कैनियन सबसे गहरा कैनियन है, ठीक है, गहरा कैनियन। इसके अंदर वहां पे ग्रैंड कैनियन जो है ना, वहां पे सब कोई वहां पे फोटो शूट कराने के लिए ले जाता है। वहीं पे जो धमाल मूवी में देखो, प्लेन 3 को बैठा रहता है, 3 को बैठा रहता है वो प्लेन, तो वो प्लेन ज्यादा भारी लोग को लेके नहीं जा सकता, ज्यादा आदमी को लेके नहीं जा सकता, 3 आदमी उसमें बैठ सकते हैं, अधिकतर हार्डी से हार्डी 3 आदमी। तो उसको लेके वो लोग उधरे पे जाकर प्रैक्टिस करता है ग्रैंड कैनियन के अंदर, पूरा एकदम बढ़िया से। समझ में? कैलिफोर्निया में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया की जीडीपी भारत की जीडीपी से 3 गुना है। खाली कैलिफोर्निया की जीडीपी भारत की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि देख लो हर चीज तो उधर पे है। माइक्रोसॉफ्ट देख लो, गूगल देख लो, उसके बाद तुम्हारा इंटेल कोर प्रोसेसर देख लो, वीवो ये वीवो बोल रहे हैं, तुम्हारा आईफोन, सैमसंग, ये सब का जितना भी हेड क्वार्टर है सब उधर पे है। ठीक है, कैलिफोर्निया में। गूगल कैलिफोर्निया, गूगल कैलिफोर्निया, माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया, सब चीज, याहू, उसके बाद तुम्हारा और भी बहुत सारे जीमेल वगैरह सब कैलिफोर्निया से बन के आया हुआ, कैलिफोर्निया के पास जाता है। वो लोग जवाब बैठा थोड़ी है, वो लोग एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम के हिसाब से आता है सब चीज कैलिफोर्निया से। एस आकार की घाटी समझ में आया? एस आकार की घाटी आगे जब बहता है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पूरा पानी ही पानी रहता है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, मान लो कि इतना ही रेंज पे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में लाके अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, जहां जहां पे ये गिराता है, यहाँ पे अपनी मिट्टी का तो जमाव करता ही है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा मिट्टी हो गया तो उसको तो अब काट के नहीं जा पाएगी, दूसरे साइड से इसे काट के निकल जाती है, दूसरे साइड से इसे काट काट के निकल जाएगी।
जिसको हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख मतलब पंख के आकार का दिखाई देता है, फेदर्स के आकार का दिखाई देता है। जैसे देखते नहीं हो कबूतर का फेदर टाइप का, उसी तरह फेदर के आकार का दिखाई देता है, जिसको जलोढ़ पंख कहते हैं। तो कुछ मिट्टियां ऊपर ही छोड़ देती है, बगल बगल से नदी काट के निकल जाती है, और कुछ मिट्टियां फिर बाद में छोड़ देती है। मतलब कि यहाँ पे देखो मिट्टी ऐसे जमा किया, फिर यहाँ से नदी निकल गई, फिर यहाँ से नदी निकली, मतलब कि यही नदी का पार्ट है, ऐसे निकलते चला जा रहा है। फिर यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी, फिर ऐसे नदी निकल रही है, फिर यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी। ये नदियां नहीं है, उसके शाखाएं हैं, शाखा पलट जाती है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे नदी। तो ये मैथमेटिकल के किसके आकार दिखाई देता है? डेल्टा के आकार का दिखाई देता है। ये मैथमेटिकल का डेल्टा आकार है। तो डेल्टा आकार का दिखाई देता है, जिसके कारण इसको डेल्टा पाक्ष नदी भी कहते हैं, या डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, समझ में आया? तो नदियां ही बनाती है। नरम रहता है, उपजाऊ रहता है। उपजाऊ सबसे ज्यादा है, क्योंकि कहा जानी कहाँ कहाँ से सब लेके आया है ना। बंगाल से लेके गया, बिहार से लेके गया, यूपी से लेके गया, उत्तराखंड से उतना बहा के लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो मिट्टियां सब सारी उपजाऊ ही हैं और दलदलिया होती हैं, ठीक है। हाँ, मैंग्रोव के पेड़ यहीं पे होते हैं। मैंग्रोव के दलदलिया पौधों, दलदलिया मिट्टी में मैंग्रोव बहुत ज्यादा होता है। मैंग्रोव, तो उसी को हम लोग सुंदरी वृक्ष कहते हैं, जिसके कारण ये पूरा नाम किसका पड़ गया है? सुंदर वन। सुंदर वन, वन वहां पे सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा पड़ता है, इसीलिए सुंदर वन का डेल्टा। समझ में आया? हाँ, यहाँ घुस जाएंगे इतना दूर। हाँ, बहुत दलदली होता है, धीरे 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 धंसते चले जाएंगे। गंगा नदी का जितनी गहराई होगी ना, इसमें तो तुमको ऊपर पानी दिखाई दे रहा है। जितना गहराई है यहाँ पर हुगली नदी में, जितनी गहराई है, उतना गहराई खाली डेल्टा का होगा। इतना ज्यादा मिट्टी डिपोजिशन की है, समझ? बांग्लादेश में आप थोड़े दूर जाएंगे, आपको पूरा डेल्टा दिखाई देगा, कुछ दूर बाद। जैसे बांग्लादेश के अंदर चले गए, अब बांग्लादेश के बाद जहाँ पे लास्ट एरिया है, बांग्लादेश का जो लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद डेल्टा है, पूरा डेल्टा का हिस्सा पूरा दिखाई देगा। और सबसे भयानक तो उस पर रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई देते हैं बगवा लोग, उसी ना सुंदरवन में दिखाई देता है रॉयल बंगाल टाइगर। ये सारी नदियां उधर पे जाती हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी उधर से घूरते हुए आता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलके क्या बना देती है? डेल्टा बना देती है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहते हैं? एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी। डेल्टा समझ में आया कैसे बनता है? अब देखो, नदियां जब बहुत ज्यादा कटाव करती हैं, तो कोई भी क्या सोचता है कि हम ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, हम अपना क्या बना लेंगे, एक के बार में अपना काम काज करते करते काट कूट के लेके चले जाएंगे। नदियां जब यहाँ से निकलती हैं, तो नदी बहुत सारा काट कूट करती है। यहाँ पे देखो, नदियां बहुत सारा, यहाँ पे आई, नदी काटा, तो ये लोग सोचता है कि हम ऐसे घूम के काहे जाए, इतना वर्क हम काहे करेंगे, काहे नहीं इस कोमल चट्टान या कोठर चट्टान जो भी आएगा, यहाँ पे काटते हुए चले जाएंगे। इसको काटेगी, काटेगा, 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 काटते काटते यहाँ पे लेके चला आएगा। और कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि इसको काट के बरोबर कर देगी, यहां से इसको अलग कर देगी, यहां से ये अलग हो जाएगा। देखो अलग हो गया कि नहीं। और नदी इसको छोड़ दी, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा मट्टियों का ढेर लग गया है, जिसके कारण पानी इधर, और ये तो डेल्टाई भागों में आ जाता है, तब तक मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। तो इसको तो अब उतना ज्यादा तेज से नहीं काट पाएगी, जिससे युवा अवस्था में काट रही थी। पौधावस्था में तो खूब काट के निकाल देती, अगर पौधावस्था में तो इसको रखता, काट के निकाल देता, और युवा अवस्था में काट के निकाल देता, और पौधावस्था में इसको रोक देता है, डिपोजिशन कर देता है। समझ में आया?